दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नया साल आप सबके जीवन में खुशहाली लेकर के आए, समृद्धि लेकर के आए, आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और हमारा आज का ये वीडियो एक ऐसी महान समाज सेविका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के विषय में है जिनके बारे में कुछ भी कहना मानो सूर्य को दिया दिखाने जैसा है। जिनका जन्म 3 जनवरी सन 1831 को हुआ था। वे फुले परिवार में जन्मी थी, जिनका आगे विवाह ज्योतिबाराव फुले जी के साथ में हुआ। और उन्होंने इस देश में कितने संघर्ष किए, क्या क्या संघर्ष किए और उनके संघर्ष किस क्षेत्र में थे, क्यों आखिर अचानक से पूरे देश में सावित्रीबाई फुले के नाम पर चर्चा होने लगी और पूरे देश की जो जागरूक महिलाएं हैं आज अचानक उनको राष्ट्रमाता क्यों कहने लगी, देश के लोग उनको राष्ट्रमाता क्यों कहने लगे। आप 10 साल 15 साल पीछे जाएंगे तो लोग उनका ज्यादातर नाम नहीं जानते थे। विशेषकर मैं बात कर रहा हूं उत्तर भारत में, लोग बहुत कम लोग उनको जानते थे। लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का जमाना है कि चर्चा शुरू हुई, लोगों ने लिखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, बोलना शुरू किया और देखते ही देखते पूरे देश के लोग, और देश ही नहीं, अभी 2 साल 3 साल पहले मैंने देखा कि गूगल ने भी 3 जनवरी को अपने लोगों को चेंज किया था, माता सावित्रीबाई की फोटो को लगाया था, तस्वीर को लगाया था। तो ऐसी महान नायिका जिन्होंने 5 सितंबर सन 1848 में पहला बालिका विद्यालय खोला, उन्होंने डेट 5 सितंबर है, वही 5 सितंबर जिस दिन भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। मैं सिर्फ डेट आपको बता रहा हूं और मैं कुछ नहीं कहूंगा, वरना कुछ लोगों की भावनाएं भी आहत हो सकती हैं, क्योंकि आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। लेकिन सबसे पहले हुआ क्या था, तो वो मैं बता रहा हूं कि माता सावित्रीबाई फुले ने 5 सितंबर सन 1848 को पहला विद्यालय खोला था अपने जीवन साथी ज्योतिबाराव फुले जी के सहयोग से और उनके साथ में। तो इस देश में उस समय उन्होंने स्कूल खोला। सोचिए कि 190 साल लगभग हो रहे हैं, उस समय उन्होंने स्कूल खोला जब धार्मिक मान्यताएं ऐसी थीं इस देश में कि बालिकाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। अगर आप अपनी बेटी को, अपनी बहन को अगर आप पढ़ा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, तो आपके घर में कोई ना कोई अनहोनी हो जाएगी, ऐसी मान्यता थी। तो इसलिए लोग अपनी बहन बेटियों को शिक्षा से दूर रखते थे, विद्यालय से दूर रखते थे, वो व्यवस्था थी भारत में। हालांकि सिर्फ यही एक कुप्रथा नहीं थी, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, एक सती प्रथा थी। अंग्रेजों के समय में एक सती प्रथा थी कि अगर किसी महिला का पति मर जाता था, उसका देहांत हो जाता था, तो उसकी डेड बॉडी के साथ में उस महिला को भी जिंदा जला दिया जाता था। ये व्यवस्था थी भारत में। और थोड़ा पीछे जाएंगे आप तो उस समय महिलाओं को, बच्चियों के जन्म के समय उनको लोग कुआं तालाब में फेंक देते थे, उनको मार देते थे, अशुभ मानते थे। ये चलन भी है इस देश में। आप इतिहास को पढ़ेंगे डीपली तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरे भारत में रहा होगा, लेकिन भारत के कुछ हिस्से में, कुछ भूभाग में ये व्यवस्था थी, ऐसा इतिहास में इसका जिक्र भी है। तो खैर छोड़िए, वो बहुत पुरानी बात है, लेकिन मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये सब भारत में बीता है। आज चारों तरफ हम ये जो चकाचौंध देख रहे हैं, ये जो मॉडर्न युग देख रहे हैं, ये भारत हमारा ऐसा नहीं था। ऐसा भारत बनाने के लिए या हमारी बहन बेटियों के लिए जो शिक्षा के द्वार हैं, माताओं बहनों के लिए जो शिक्षा के द्वार हैं, उसको सबसे पहले खोला किसने, हमको ये जानना जरूरी है। आज हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मना लेते हैं,
सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्म पर हम शिक्षक दिवस मना लेते हैं। जबकि अगर मैं व्यक्तिगत बात करूं तो सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले जी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अगर इन लोगों के योगदान की बात करूं तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के चरणों की धूल भी नहीं है डॉक्टर राधाकृष्णन। लेकिन उनको इस देश में भारत रत्न दे दिया गया क्योंकि वो एक वर्ग विशेष से आते हैं। इस बात को कहना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि इस देश में जो वास्तविक नायक हैं, जो असली नायक हैं, उनको या तो खलनायक बना दिया गया या तो उनके नाम पर सिर्फ चर्चा होती है, उनको सम्मान नहीं दिया जाता सरकारों के द्वारा आज भी। तो शिक्षा के द्वार जिन्होंने खोला राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने, इंदिरा गांधी जब चुन करके आई प्रधानमंत्री बन करके, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आज आप भारत जैसे देश की प्रधानमंत्री हैं, तो आप इसका श्रेय किसे देंगी? तो इंदिरा गांधी जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था, इसका श्रेय मैं अपने परिवार को नहीं दूंगी, इसका श्रेय मैं दूंगी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को, कि उन्होंने उस समय अगर शिक्षा के द्वार न खोले होते तो हो सकता है कि आज मैं भी अपने घर में चूल्हा बर्तन कर रही होती। सोचिए, इस देश की प्रधानमंत्री वो इस बात को कह रही हैं। तो ऐसी थी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले। उन्होंने शिक्षा के द्वार खोले पूरे देश की महिलाओं के लिए। आप सोचिए कि एक इतनी बड़ी कुप्रथा कि आप अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, अपनी बच्ची लड़की को पढ़ाएंगे तो आपके घर में अनहोनी हो जाएगी। क्योंकि लोग शिक्षित नहीं थे, मान्यताएं थी, कौन सी पीढ़ी में अहित हुआ होगा, अनहोनी हुई होगी, उनको नहीं पता होगा, लेकिन लोगों की मान्यता थी, इसलिए लोग मानते थे उस बात को। तो ऐसे माहौल में जब लोग शिक्षित नहीं थे, जब सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष किया, स्कूल खोलने का निर्णय लिया, स्कूल खोला, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया बच्चियों को, तो कितने संघर्ष किए। चूंकि इनका नाम फुले है, ज्योतिबा फुले, इनके पिताजी गोविंदराव फुले एक फूल व्यापारी थे। अब फूल व्यापारी थे तो स्वाभाविक है कि उनके फूल जो है मंदिरों में जाते थे। तो सोचिए कि मंदिर के जो पुजारी थे, उन्होंने कहा कि आपके बेटे और बहू बहुत ही गलत काम कर रहे हैं जो धर्म के विरुद्ध है, और आप उनको रोकिए कि वो स्कूल न खोलें, महिलाओं को न पढ़ाएं। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, नहीं रोका, तो हम लोग आपके फूल लेना बंद कर देंगे, आपको बहिष्कृत कर देंगे। उनके माता पिता ने समझाया, उनके पिताजी ने, ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले को, लेकिन वो तो अडिग थे। उनको पता चल गया था कि बिना शिक्षा के इस देश की महिलाओं का, इस देश के बहुसंख्यक वर्ग का उद्धार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि पिताजी, मैं जो कर रहा हूं मुझे पता है वो बिल्कुल ठीक है। और जब उन्होंने स्कूल खोलने का निर्णय ले ही लिया तो फिर उन मंदिर के पुजारियों ने एक मीटिंग की और गोविंदराव फुले के जो फूल हैं उनको लेना बंद कर दिया। मजबूरन गोविंदराव फुले को अपने बेटे और बहू को घर से निकालना पड़ा। घर से बाहर निकल के आए, फिर आके किराए के मकान पे रहे। किराए के मकान पे उन्होंने विद्यालय खोला। तो जब वो विद्यालय जाती थी, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले विद्यालय जाती थी, ऐसा लिखा हुआ भी है, आप भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो गूगल करके भी, बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं। तो जब वो विद्यालय जाती थी पढ़ाने के लिए, तो जो धर्म के ठेकेदार लोग हैं वो क्या करते थे, गोबर, कीचड़, पत्थर, ये सब उनके ऊपर फेंकते थे रोकने के लिए। लोग कहते हैं, मैंने सुना है कहानियों में, दादा नाना की कहानियों में मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि पुराने जमाने में हवन होते थे और राक्षस उसमें जो है विघ्न डालते थे, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें फेंकते थे कि हवन जो है रुक जाए। तो राक्षसों को तो हमने नहीं देखा, सिर्फ कहानियों में सुना है, लेकिन इन राक्षसों को मैंने पढ़ा है कि इतिहास में, कि असली राक्षस जो है वो यही लोग थे जो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को अच्छे काम के लिए, स्कूल जा रही थी, सबकी बहन बेटियां पढ़ना शुरू कर दी, तो उनके ऊपर वो गोबर फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे और उनको अपशब्द कहते थे, गालियां देते थे उनको, कि अगर ऐसा मैं बोलूंगा तो ये स्कूल जाना बंद कर देंगी। लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय ले लिया था, संकल्प ले लिया था कि नहीं, मैं अडिग हूं अपने कदम पर, मैंने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल ही उचित है। और तो जब उनके कपड़े खराब हो जाते थे, अब उन्हीं कपड़ों, गंदे कपड़ों में कैसे पढ़ाएंगी,
तो जब एक दिन वाकया हुआ, 2 दिन ये हुआ, तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक जोड़ी साड़ी जो है उन्होंने अपने झोले में रख ली, और जब वो विद्यालय जाती थी तो जो साड़ी पहन के जाती थी, जिसपे लोग कीचड़ गोबर फेंकते थे, वो गंदी हो जाती थी, तो विद्यालय जा करके उस साड़ी को निकाल करके और दूसरी साड़ी पहन के बच्चों को पढ़ाती थी। सोचिए, इतना संघर्ष उन्होंने उस समय किया, किसके लिए किया? भाई ज्योतिबा राव फुले तो पढ़ लिख गए थे, वो चाहते तो बढ़िया 1 क्लास की नौकरी करते और अपना परिवार आराम से चलाते। वो उनको क्या पड़ी थी, लेकिन उन्होंने इस देश के लिए संघर्ष किया, हमारे आपके लिए संघर्ष किया, इस पीढ़ी के लिए संघर्ष किया। और ज्योतिबा राव फुले के संघर्ष को देख करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमारे वैचारिक गुरु राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले। चूंकि शिक्षा की जो वैल्यू है सबके समझ में नहीं आती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनके पास इतनी डिग्रियां थी देश से लेकर के विदेश तक, उन्होंने उनको अपना वैचारिक गुरु माना। क्यों? कुछ बात तो होगी उनमें, ज्योतिबा राव फुले में कुछ बात तो होगी, इसके लिए उन्होंने अपना गुरु माना। और दोस्तों, एक बात मैं हरदम कहता हूं, आज मैं फिर कह रहा हूं इस वीडियो में, कि जिनके पुरखे, जिनके बाप दादा राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ गोबर पत्थर फेंकते थे, उन्हीं की औलादें आज आपकी बहन बेटियों पर जो स्कूल जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, उनके ऊपर जो तेजाब फेंक रहे हैं, उन्हीं की औलादें हैं, दूसरा कोई नहीं है। वो, उनका नाम बदल गया है। और असली राक्षस जो है, जो आपने कहानियों में जो आपने सुने हैं, असली राक्षस कोई और नहीं, यही लोग हैं, इनकी औलादें हैं, यही राक्षस हैं। इस देश के असली राक्षस जो है यही लोग हैं, जो आज भी आपकी बहन बेटियों को शिक्षा से रोक रहे हैं। तो एक तो थी वो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा राव फुले, जिन्होंने शिक्षा के लिए सब कुछ किया, इतना सब कुछ किया, अपना जीवन कुर्बान कर दिया। अब चूंकि 1948 में स्कूल खोला था, तो लगभग 52 साल वो हो गए, फिर 100 साल ये और 22 साल इधर, तो 170-75 सालों में अब तक इस देश को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊपर हो जाना चाहिए था, बहुत आगे। लेकिन अभी हाल ही में 2 साल 3 साल पहले मैंने एक खबर को पढ़ा, जिसमें था कि दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटियों में भारत का कहीं नाम निशान नहीं है। सोचिए कि एक समय था नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे 22 महाविद्यालय भारत में थे, पूरी दुनिया को ज्ञान, इवन भारत का नाम जो भारत है वो भी इसीलिए पड़ा। आप लोग नहीं जानते होंगे, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, संक्षिप्त में बता देता हूं। भारत का मतलब होता है भा अर्थात ज्ञान का प्रकाश, रथ होता है अनवरत, जहां से ज्ञान का प्रकाश अनवरत निकलता है, उस भूमि को, उस भूभाग को भारत कहते हैं। तो भारत में इतने सारे यूनिवर्सिटियां थी, इतने सारे विश्वविद्यालय थे, यहां से ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में निकलता था, इसलिए इसको भारत कहा गया। तो ऐसे देश में आज उसकी हालत ये हो गई कि टॉप की 200 यूनिवर्सिटियों में उसका कहीं नाम निशान नहीं भारत का। अब अभी ये अक्टूबर नवंबर 2024 की मैं बात बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के हिसाब से करीब 20 करोड़ आबादी इस देश की है, इस प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की। अब सोचिए कि 20 करोड़ आबादी 2011 में थी, अब की अगर मैं बात करूं तो 22 करोड़ से क्या कम होगी, लगभग इतना ही होगा। उस प्रदेश में जब आबादी बढ़ती है तो संसाधन जुटाने पड़ते हैं, सब कुछ जुटाना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं। उसके ठीक उल्टा उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकारी स्कूल 27,000 बंद करेंगे पूरे प्रदेश में। सोचिए, जब लोग बढ़ रहे हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो संसाधन बढ़ाने के बजाय स्कूलों को कम किया जा रहा है। और उनका तर्क है, उनका जो लॉजिक है वो ये है कि इतने बच्चे नहीं हैं। तो भाई 22-25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के बच्चे कहां जा रहे हैं? वो भी कोई होगी है जगह, लोगों ने अशिक्षित तो रखा नहीं बच्चों को, बच्चे भेज कहां रहे हैं लोग? तो लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट में भेज क्यों रहे हैं? क्योंकि आपके स्कूलों में बच्चों को जूते दिए जाते हैं, बच्चों को कपड़े दिए जाते हैं, बच्चों को वजीफा दिया जाता है, बच्चों को मिड डे मील के नाम पे खाना दिया जाता है उनको।
गेहूं चावल की व्यवस्था बहुत पहले थी। कापी किताबें, स्कूल बैग दिया जाता है, जिस पर सरकार का बाकायदा लोगो होता है प्रचार प्रसार के लिए। कोई बात नहीं, सब लोग करते हैं। तो कुल मिला के स्कूल में सब कुछ दिया जा रहा है सरकारी स्कूलों में। जो टीचर हैं, कभी वो पोलियो पिलवाते थे, कभी वो जनगणना करवाते थे, कभी चुनाव हो रहा है तो चुनाव में ड्यूटी लगवा रहे हैं। अभी स्कूल की बाउंड्री टूटी है तो मास्टर साहब को बाउंड्री जुड़वाना है उसको। मिड डे मील का खाना बनाना है तो बाजार से सब्जी भी लाना है उनको। कभी खीर की व्यवस्था है स्कूल में तो दूध जुगाड़ करना है उनको। छत टूट गई तो छत उनको सही करवाना, मरम्मत करवाना है। मार्केट से लेबर मिस्त्री, सीमेंट, गिट्टी बालू सब जुगाड़ करना है उनको। तो मतलब जो टीचर हैं उनकी जिम्मेदारियां बहुत हैं, बहुत सारे काम हैं। मतलब शिक्षा को छोड़ के सरकारी स्कूलों में सारी व्यवस्थाएं हैं। आप सरकारी स्कूल अपने बच्चे को भेजिए, आपके बच्चे को सब कुछ मिलेगा। सरकारी स्कूल में सब कुछ मिलेगा, शिक्षा को छोड़ दीजिए बस। शिक्षा को छोड़ के सब कुछ मिलने वाला है, शिक्षा नहीं मिलेगी। जब ये व्यवस्था हो गई इस देश में, तो जो लोग हैं, लोगों ने कहा कि भाई ऐसे तो हमारा भविष्य बेकार हो जाएगा बच्चों का। हमारे लोगों ने मजबूरी में फिर सरकारी स्कूलों से हटा करके अपने बच्चों को प्राइवेट में भेजना शुरू कर दिया। सरकार को मिल गया मौका। सरकार ने कहा कि भाई अब जब बच्चे कम हो गए हैं तो हम स्कूल क्यों बढ़ाएंगे। 27,000 स्कूल कम करने का निर्णय उन्होंने ले लिया, बंद कर देंगे सरकारी स्कूलों को, 27,000 स्कूल। सोचिए कि इसी देश में दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जहां पे सरकारी स्कूल बढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि वहां बच्चे नहीं मिल रहे हैं। और उसी देश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां सरकारी स्कूल इसलिए बंद करने पड़ रहे हैं क्योंकि बच्चे वहां नहीं हैं, क्योंकि बच्चे प्राइवेट में जा रहे हैं। एक अरसे पहले बाबू जगदेव प्रसाद थे, बिहार प्रदेश में। बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे, भारत लेनिन के नाम से वो जाने जाते, विख्यात थे। वो सबको एक समान शिक्षा की बात करते थे, समान शिक्षा की बात करते थे। सोचिए अगर इस देश में समान शिक्षा हो, अगर एक जिलाधिकारी का बेटा, एक डीएम का बेटा, एक एसपी का बेटा, एक बैंक अधिकारी का बेटा, एक शिक्षक का बेटा, अगर वो भी सरकारी स्कूल में पढ़े, जिस दिन सरकार इस बात को अनिवार्य कर दे कि कोई भी सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति अगर उसका बेटा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता हुआ पाया गया तो उसका वेतन बंद कर दिया जाएगा या उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सरकार सिर्फ थोड़ी हिम्मत दिखाए। जिस दिन इस देश के मुख्यमंत्री का बेटा, देश के प्रधानमंत्री का बेटा, देश के राज्यपाल का बेटा सरकारी स्कूलों में जाना शुरू हो जाएगा, चपरासी का बेटा और मुख्यमंत्री का बेटा जब एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ेगा तो सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। ये जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल इतने बेहतर हो जाएंगे कि प्राइवेट में जो व्यापार कर रहे हैं लोग शिक्षा के नाम पे, सब बंद हो जाएंगे, दुकानें बंद हो जाएंगी। आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, छोटे से छोटे जो देश हैं, बड़े से बड़े जो देश हैं, शिक्षा के लिए देखिए वो क्या कर रहे हैं। वो इतना, उनके यहाँ प्राइवेट स्कूल नहीं, उनके यहाँ सरकार की व्यवस्थाएं हैं, सरकारी स्कूल हैं। बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार पढ़ाती है उनको। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चीजें सरकार मुहैया कराती है, उसके बदले आपसे टैक्स लेती है। भारत में आपसे टैक्स तो लिया जाता है, लेकिन उसके बदले आपको जो संसाधन है वो नहीं दिए जाते हैं। तो शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, सरकारी स्कूल हो, बेहतर शिक्षा हो। यही तो सपना देखा था बाबू जगदेव प्रसाद, यही कहते थे कि सबको शिक्षा एक समान मिलनी चाहिए। आज आप मुख्यमंत्री और चपरासी की बात छोड़ दीजिए, उसी स्कूल का जो टीचर है वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता है। टीचर पढ़ा रहा है स्कूल में, सैलरी हो 70,000 और उसका बच्चा पढ़ रहा है प्राइवेट में, क्योंकि उसको पता है स्कूल में क्या हो रहा है, वो देख रहा है। तो जब तक इस देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू नहीं होगी तब तक इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है। इसी तरह से आज उत्तर प्रदेश में बंद हो रहे हैं 27,000 स्कूल, कल कहीं और बंद होंगे और धीरे धीरे जो शिक्षा का सिस्टम है वो पूरा प्राइवेट कर दिया जाएगा, निजीकरण उसका हो जाएगा और प्राइवेट लोग शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं। आप केजी के बच्चे को देखेंगे तो उसका भी जो है, आप अगर मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो भी साल में 20 से 25,000 रुपए उसको शिक्षा के नाम पे, उसकी फीस के नाम पे लोग ले रहे हैं। उसकी किताबें उसी स्कूल में मिलेंगी, उसकी कापियां, उसकी ड्रेस, उसकी यूनिफॉर्म,
उसकी टाई, सब कुछ वहीं मिलेगा, उस स्कूल में मिलेगा। तो आप लोग इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, इसलिए, और इस देश में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने सोचिए 1848 में पहला विद्यालय खोला था। तब से उन्होंने संघर्ष किया कि इस देश में, इस देश की महिलाएं, इस देश की बच्चियां, इस देश के लोग, बहुसंख्यक वर्ग पढ़े लिखे और आगे बढ़े, अपना हक अधिकार जाने समझे, वापस ले। तो वो सबके लिए शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा के लिए आप सबको जागरूक होना जरूरी है। शासन, प्रशासन, सरकार से मांग करिए आप लोग कि एक समान शिक्षा की व्यवस्था लागू हो, चाहे चपरासी का बेटा हो, चाहे मजदूर का बेटा हो, और चाहे मुख्यमंत्री का बेटा हो, सबको एक स्कूल में पढ़ाना शुरू करवा दीजिए। मैं यकीन दिलाता हूँ आप लोगों को कि जितनी दुकानें चल रही सब बंद हो जाएंगी, और सरकारी स्कूलों में बैठने की जगह नहीं बचेगी। उसी में जो काबिल लोग होंगे उनको नौकरी भी मिलेगी। तो जब एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू होगी, तभी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का सपना साकार होगा, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का सपना साकार होगा, और इस देश का बहुसंख्यक वर्ग जो है वो अच्छी शिक्षा को हासिल कर सकेगा, पा सकेगा। तो वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और वीडियो आपको जैसा भी लगा हो कमेंट करके 2 शब्द अपने जरूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भारत, जय फुले दंपत्ति।